गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक अपना नया टॉपिक जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी, है ना। और आप सबको पता होगा कि यहाँ से एक नंबर का सवाल हमेशा बनता रहता है। और इस टॉपिक को हम तीन चार टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, है ना। जैसे हो गया आपका भारत का महान्यायवादी, है ना। दूसरा आपका हो गया भारत का महाधिवक्ता और तीसरा आपका हो गया राज्य का महाधिवक्ता। और इसी के साथ हम एक और टॉपिक अपने इसमें जोड़ेंगे, उसका नाम रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक आपके हैं, इन चार टॉपिक से किसी ना किसी से एक सवाल हर एग्ज़ाम में, हर बार इस पीसीएस के एग्ज़ाम में, चाहे आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, पूछा ही जाता है। ठीक है। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज भारत का महान्यायवादी। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ से तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि इसका संवैधानिक उपबंध क्या है ना, कि संविधान में इनके बारे में क्या बातें कहाँ कहाँ पे लिखी गई हैं, पहला। दूसरा ये कि इनके इनके कार्य क्या हैं और इनको शक्तियाँ क्या मिली हैं। और तीसरी बात है कि इनके अधिकार क्या हैं। ठीक है। ये तीन बातें हैं और इन तीन बातों में से कोई ना कोई एक पॉइंट उठा करके सवाल बना लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तब हमको मिलेगा भारत का महाधिवक्ता। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि भारत का महान्यायवादी अलग वर्ड है, भारत का महाधिवक्ता अलग है और राज्य का महाधिवक्ता अलग है। ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब कैसे ना, एक दूसरे की तरह ही हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें भी हमें क्या देखना है कि इनका जो संवैधानिक उपबंध क्या है और इनका जो कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है। बस यही इनके जो है दो तीन पॉइंट। और देखो इनमें जो और अगर बारीकी से हम देखें तो उसकी नियुक्ति के बारे में है, उनकी योग्यता के बारे में, उनका कार्यकाल कितने समय का रहेगा, उनकी पदमुक्ति कैसे होगी, वेतन और भत्ते उनको कैसे मिलेंगे, उनके कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो है हमको आज इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का महान्यायवादी, है ना, एजी। ओ एजी साहब। ठीक है। तो एजी साहब का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। अब देखिए जो सबसे पहली बात है संवैधानिक उपबंधों में, तो वो यही कहा है इसमें यही लिखा है कि भारत के संविधान के भाग 5 में, कहाँ पे, भाग 5 में और अनुच्छेद 76 में के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान होता है। और देखो जब अगर कभी आपका मिलान करने वाला आ जाएगा, ठीक है, तो मिलान करने वाले में ये दे देता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अनुच्छेद कौन सा है, 76 है। ठीक है। इसको आपको मिलाना रहता है। इस प्रकार से आपका सवाल बन गया। जो आपका सवाल दूसरा जो अभी आपको हमने दिखाया सवाल, उसमें देखो सेंटेंस में दे देगा कि इसकी जो योग्यता है वो इस प्रकार से होती है, इनकी जो पदमुक्ति वो इस प्रकार से होती है। फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही हैं या कोई नहीं सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बन जाते हैं। तो उसी लिए देखिए हमने सारे पॉइंट यहाँ पे बाई सीक्वेंस लिख दिए हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका जो संविधान में उल्लेख है वो कहाँ पे है, वो है भारत के संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 76 में। ठीक। चलो अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। यह राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत पद धारण कर सकता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग जानने का प्रयास करिए। देखिए एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत कार्य करता है। मतलब ये है कि ऐसे कौन से, जो 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से पूछेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार या उनके प्रसादोपर्यंत जो है कार्य पर अपने बने रहते हैं। तो उसमें एक आपके यह भी है महान्यायवादी साहब। ठीक है। अभी देखिए अभी आपकी सारी बातें हो जाएंगी क्लियर, अभी लास्ट तक आते आते हैं ना। बस इसको आप इतना ये समझिए कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की मंशा से होती है। ठीक है। जो हमारी सरकारें होती हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कितने साल तक के लिए होगी इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसके बारे में संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि 1 साल के लिए होंगे कि 2 साल के लिए होंगे कि 4 साल के लिए होंगे। ठीक। दूसरी बात ये कि अगर ये चाहें तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप करके कभी भी पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक। जानते रहिएगा इसको। तो हो गई बात नियुक्ति की। तीसरी बात है कि इनकी योग्यता क्या होती है। बोलो भाई, नियुक्ति हो गई। देखो तीसरी बात है कि योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में देखिए अभी 2023 में एक सवाल पूछा गया था योग्यता के बारे में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो महान्यायवादी है उनकी योग्यता के बारे में एक सेंटेंस पूछा था और सेम सेंटेंस यही था
कि उनकी जो योग्यता है कि यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसी को हम क्या बनाएंगे, भारत का महान्यायवादी। अब दूसरे शब्दों में हम इसको थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं कि भारत का एक ये जो उच्चतम न्यायालय मतलब जो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जज बनेगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो बातें देखो यहाँ पे लिख दी गई हैं। दूसरे शब्दों में उसके लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश वही बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, पहली बात। साथ में उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, साथ में उसने उच्च न्यायालय मतलब जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ पे मिनिमम कम से कम 5 साल वहाँ पे अपनी सेवा एज ए न्यायाधीश दे चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। या तो वहाँ पे वो न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक अपनी सेवा दे चुका हो, अथवा अथवा वह जो है क्या करे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो इन दोनों में से कोई एक और आपका एक ये, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। चलिए, तो इन तीनों में से कोई एक आपकी जो है योग्यता उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अगर इस तरह की योग्यता आप रखते हैं तो आपको जो है भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, चौथी बात करते हैं कि उनका कार्यकाल कितना होगा। तो अभी हमने आपसे कहा कि संविधान में उनके कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं, ठीक है। पद मुक्ति कैसे होगी भाई? चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अतः राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए, परंपरा यह है कि जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। देखो, जैसे अभी आपकी हाल ही में कोई नई सरकार बनी है, ठीक है। अब नई सरकार जब बनी है तो अब नई सरकार का एक कोई महान्यायवादी भी होगा, ठीक है। तो अब जो सरकार हमारी जो बनेगी वह सरकार किसी के नाम के क्या करेगी, सिफारिश करेगी, और जब वो सिफारिश करेगी तो राष्ट्रपति साहब उसके नाम पे मोहर लगा देंगे, ठीक है, कि ठीक है आप ही इसके बन जाइए। तो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश कौन करेगा? मौजूदा सरकार। दूसरी बात, अब जब सरकार आपकी खत्म हो गई, मतलब जब आप 5 साल पूरा होगा या बीच में कोई ऐसी बात हुई कि आपकी जो सरकार है वो खत्म हो गई, तो जब सरकार खत्म तो आप भी खत्म, ठीक है ना। तो इस नाते इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक। छठी बात कर लेते हैं कि इनका जो पारिश्रमिक क्या है, इनको कितना वेतन मिलता है। तो संविधान में भी इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। उसे राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित वेतन है वह दिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति साहब ही क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक अगर सबको बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। चलिए, अब देखते हैं कार्यों शक्तियाँ क्या कार्य हैं भाई इसके। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, ये देखिए कार्य के बारे में देखो, जो सबसे पहला लिखा है कि भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं, ठीक। सबसे पहला क्या है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। अरे भाई, जब आपकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो वो जो काम आपको सौंपेगा आपको वही काम करना है, सीधी सी बात है। तीसरी बात यह कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। अच्छा, अब राष्ट्रपति इनको कौन कौन से काम सौंपता है ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। पहला, भारत सरकार संबंधी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अब देखो, अब यहाँ से एक बात आपको स्पष्ट हो गई कि जैसे कभी कोई मुकदमा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वकील हायर करते हैं, ठीक है, नियुक्त करते हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार अपने बचाव के लिए या अगर अपने किसी विवाद के लिए एक वकील को क्या करती है, हायर करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब क्लियर हुआ कि मतलब ये जो है ये भारत सरकार का वकील है, ठीक। अब जो भारत सरकार का वकील होगा उसके ऊपर आपके जो अभी हमने ऊपर बताया आपको कि उनको क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं वो चीज़ें, तो इसी सेंटेंस से आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि भारत सरकार संबंधी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से
पेश होना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरी बात यह है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इनके पास है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, अब इनके अधिकार क्या क्या हैं थोड़ी उस पर भी चर्चा कर ली जाए, है ना, क्या क्या इनके अधिकार दिए गए हैं। देखिए, जो सबसे पहला है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, पहली बात। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने का या कार्यवाही में भाग लेने अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, लेकिन देखो संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। देखिए, आप लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इन दोनों की संयुक्त बैठक होगी तब भी आप बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतदान होगा तो वहाँ पे आपका जो मतदान आप मतदान नहीं कर सकते हैं, यह बात कही जा रही है। ठीक है, और यही बात जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको मताधिकार का भी क्या कहते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये मताधिकार के बगैर वहाँ जा सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, कार्रवाई को सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमने इसको लाल कर दिया कि मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। दूसरी बात ये लिखी कि एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे संसद का जो सदस्य है, जो आपके सांसद लोग होते हैं, ठीक है, जो भत्ते उनको मिलते हैं, ठीक है, और जो उनको विशेषाधिकार मिलते हैं वो सब इनको मिलते हैं, लेकिन इनको मताधिकार करने का प्रयोग नहीं है। ठीक, मताधिकार का मतलब ये सामान्य निर्वाचन की बात नहीं हो रही है। अगर राज्यसभा में कोई मतदान हो रहा है या लोकसभा में कोई मतदान हो रहा है तो वहाँ पर मना किया गया है। ठीक है, चलिए, और जो अन्य तथ्य है उसमें देखो एक पॉइंट लिखा गया है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, और उसके बाद देखो साफ शब्दों में लिखा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, जब चाहे तो यह हटाए जा सकते हैं। ठीक है, यही बात कही जा रही है। अब देखिए, अब महान्यायवादी को आप इस तरह से मान लीजिए कि महान्यायवादी आपके क्या है, एक मुख्य वकील हैं, जो सबसे बड़े वकील हैं भारत सरकार के। अब इन्हीं मुख्य वकीलों के साथ कुछ अन्य जो आपके नहीं होते हैं, जैसे आपके होते हैं ना, आपके जो मेन अध्यापक होते हैं और एक होते हैं असिस्टेंट उसका होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ महाधिवक्ता भी होते हैं जो उनके कामों में सहायता प्रदान करते हैं। किसके? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। तो वही देखो आगे हम पढ़ेंगे भारत का महाधिवक्ता। अब देखो महाधिवक्ता के बारे में क्या लिखा है कि महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी भी होते हैं और वे हैं भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। अब देखो भाई, एक हो गए कौन, जो सबसे बड़े वकील साहब, बड़े वाले वकील साहब। ठीक है, ठीक, अब इनके दो साथी, एक कौन कौन, एक महाधिवक्ता और एक अपर महाधिवक्ता। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है। अच्छा, महाधिवक्ता हो गए, वो महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता प्रदान करते हैं, उनके जो असिस्टेंट लोग हैं। अब जो लेखनीय बात है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जहाँ से सवाल घूमेगा, ठीक है, सवाल को जब घुमाएंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे कि उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है, परंतु अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता और जो है ना, अपर महाधिवक्ता, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो सेंटेंस ऐसे लिख के आ जाएगा कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी और साथ में उनके जो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 76 में। ठीक ना, इसको जानते रहिएगा। और दूसरी बात कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य भी नहीं होता है। सरकारी स्तर पर मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से पृथक विधि मंत्री होते हैं। सरकारी स्तर पर मामलों को देखने के लिए कौन होता है? केंद्रीय कैबिनेट में एक अलग से विधि मंत्री होते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। अब जैसे भारत सरकार का महाधिवक्ता है उसी प्रकार से राज्य का भी महाधिवक्ता होगा, है ना। चलो भाई, इसमें क्या बातें लिखी हैं, इनका संवैधानिक उपबंध क्या है। चलो, संवैधानिक उपबंध राज्य के महाधिवक्ता का,
इसमें देखिए, सबसे पहली बात ये कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इस बात को रट्टा मारना है, ठीक है। संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 165 में किसकी बात कही जा रही है? राज्य के महाधिवक्ता की बात कही गई है। दूसरी बात कि यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का क्या है? अनुपूरक होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करते थे, तो यहाँ पे कौन करेगा? अब देखो, चूंकि राज्य की बात आ गई ना, तो वो केंद्र हो गया, तो केंद्र में आपके हो गए राष्ट्रपति और महान्यायवादी। तो उसी प्रकार से राज्य में कौन होगा? राज्यपाल और राज्य का महाधिवक्ता। तो अब देखो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल साहब करेंगे, ठीक। अब देखो, इनकी योग्यता क्या होगी? जैसे वहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता थी, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनकी राज्य का महाधिवक्ता कौन बनेगा? वही बनेगा जिसकी योग्यता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की हो सकती है, ठीक है, वही बनेगा। अथवा उसे 10 वर्षों का तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो, ठीक। ये बात होगी। कार्यकाल इनका क्या रहेगा? संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, राज्यपाल के प्रसादों पर्यंत। अब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनेंगे, ठीक है, तो राज्यपाल जब चाहेगा तब हटा भी देगा, है ना। पद मुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, अथवा वह अपने पद से त्यागपत्र देकर के कभी भी कार्यमुक्त हो सकते हैं। अब देखिए, यहीं पे सवाल बनेगा कि जो भारत का महाधिवक्ता होगा या जो भारत का महान्यायवादी होगा, वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो लोग देंगे किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य का जो महाधिवक्ता होगा वो किसको देगा? वो राज्यपाल को देगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता, अच्छा हाँ, एक बात और कि सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। देखो, जैसे सांसदों की सलाह पर आपका जो केंद्र सरकार अभी बनी है ना हाल ही में, अब केंद्र सरकार से में कौन कौन लोग थे? सांसद लोग थे। अब सांसदों की सिफारिश पर कौन बना है? महान्यायवादी बने हैं। लेकिन जब विधानमंडल का आपका चुनाव होगा, जब राज्य का चुनाव होगा, तो राज्य का जो ये वकील है ना, तो जब राज्य का चुनाव होगा तो जो राज्य के लोग होंगे, ठीक है, तो उनकी सिफारिश पर राज्यपाल जो है इनको नियुक्त करेगा। किसको? राज्य के महाधिवक्ता को, ठीक है। और जैसे ही राज्य की जो सरकार है वो हटेगी, तो इनको भी अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अथवा ये जब भी चाहे तो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे करके वहाँ से कार्यमुक्ति ले सकते हैं, अथवा राज्यपाल चाहे तो कभी भी इनको हटा सकता है, ठीक। उसके बाद इनका जो वेतन है और भत्ते क्या है ये भी जान लेते हैं कि संविधान में वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। यह कौन करता है? अनिर्धारित, राज्यपाल। और केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके लिए? महाधिवक्ता और महान्यायवादी के लिए। और राज्य के महाधिवक्ता के लिए कौन करेगा? राज्यपाल। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कार्य एवं शक्तियाँ। क्या क्या कार्य हैं इनके? चलो, वही कार्य जो वहाँ पे वही यहाँ पर भी। राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होने के कारण निम्न कार्य हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों, ठीक। अब इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? शक्तियाँ देखो निम्नलिखित है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष जो है सुनवाई करने का अधिकार होगा। दूसरा ये कि इसके अतिरिक्त विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार, देखो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, बिना मताधिकार। यहाँ पे आप मतदान नहीं कर सकते, बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। जैसे वहाँ पर था कि आप संसद में जो है अपना भाग ले सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल कौन कौन सी आपकी है? विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में आपके बैठने बोलने का अधिकार है, लेकिन आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। और तीसरी बात कि इन्हें सभी विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्य को मिलते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई आपकी किसकी? राज्य के महाधिवक्ता की, है ना। अब हम लोग जो है अगली क्लास में क्या देखेंगे? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे? पिछले 30 सालों के PYQ। धन्यवाद।